चलिए सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो लोग एथिक्स की सीरीज़ देख रहे हैं और करंट अफेयर्स का देख रहे हैं, वो यहाँ से पीछे की तरफ वीडियो देखना शुरू करें। अगर आप पूरे चैनल में यहाँ से लेकर पीछे तक अगर आप जाएंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको। 3 या 4 बार हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो आपको नया नया फ्लेवर मिलेगा, नया तरीका मिलेगा पढ़ने का, लिखने का। और हमेशा पढ़ना जो है वो लिखने के लिए है। ध्यान रखिए, आपको जाकर के लिखना होगा। एग्ज़ाम में चूंकि हमको लिखना होता है और लिखना पहले चाहिए, तभी समझ में आता है कि क्या पढ़ना है। क्योंकि आपको केवल और केवल पढ़ना नहीं है, हमें लिखना भी है। ये बात कई लोग भूल जाते हैं और जब लिखने के लिए जाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो गलत पढ़ रहे थे, तरीका ठीक नहीं था पढ़ने का। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ हमको ठीक करनी है। दूसरा, यहाँ से जितने ज़्यादा वीडियो आप पीछे की तरफ देखेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। खास करके एथिक्स में या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो पीछे की तरफ वीडियो देखते जाइए। चाहे वो कल्चर हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, सभी में दिया है हमने। लगभग सभी टॉपिक को क्लियर किया है। तो आज हम एथिक्स में बात करेंगे। हमारे यहाँ नीचे अगर आप जाएंगे गायत्री शक्तिपीठ में तो एक सूत्र वाक्य लिखा हुआ मिलता है कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण। तो सबसे पहले व्यक्ति का निर्माण होता है, इसीलिए हमारे यहाँ नारे में सबसे पहले हम बोलते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण या विश्व का निर्माण हो सकता है। हम जो यूनिवर्सलाइजेशन होता है चीज़ हमारा खुद का भी, वो सबसे पहले लोकलाइजेशन में हम सबसे पहले यही चीज़ देखते हैं, लोकल में खुद से देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक वही ह्यूमन वैल्यूज़ वाला ही है, ठीक है। और साथ में फैमिली वैल्यूज़ भी करेंगे। तो समाज निर्माण यानी कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, सेकंड स्टेज परिवार निर्माण। तो आज हम दोनों की बात करेंगे, व्यक्ति निर्माण की भी और परिवार निर्माण की भी। यहाँ हम उसको बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड फैमिली वैल्यूज़। यहाँ जो टॉपिक है आपके हिसाब से, ये गायत्री परिवार के हिसाब से तो हमने बता दिया व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से, एथिक्स के सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस आएंगे वो है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड फैमिली वैल्यूज़। तो पहला टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज़, मानवीय मूल्य, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू या ह्यूमन वैल्यूज़। तो आज हम 4 ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे। बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करेंगे। पहला है काइंडनेस। पहला होगा काइंडनेस, सेकंड होगा ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस, सेकंड ग्रेटिट्यूड, थर्ड फॉरगिवनेस, एंड फोर्थ है ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों लिखने के लिए आती हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है ह्यूमन वैल्यूज़। और भी हैं, बहुत सारी ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन 4 ये। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू भी है। हमने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ बताई थी, सिविल सर्विसेज के लिए वैल्यूज़ बताई थी, वर्चू बताए थे कि ये सिविल सर्विसेज के लिए वर्चूज़ हैं, वैल्यूज़ हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़। इन सब के नोट्स बनने चाहिए 2-2 पेज में। तो फर्स्ट वाला काइंडनेस, दयालुता,
काइंडनेस, कि आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। जो हमने ह्यूमिलिटी बताई थी वो उदारता वो दूसरी है। ह्यूमिलिटेरियन बिहेवियर जो आपको बताया था कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, तो आपको बिल्कुल धरातल पे रहना चाहिए, एकदम मतलब कॉम्प्लेक्स लाइफ नहीं, जटिल लाइफ नहीं, सरल जिंदगी होनी चाहिए। जैसे कि लदे वृक्ष झुकते हैं, तो यहाँ झुकने वाली बात नहीं, दयालुता, काइंडनेस। यानी एक बार हमने लेक्चर लिया है इम्पैथी, सिंपैथी और वो वाला, सिंपैथी, इम्पैथी और कॉम्पेशन वाला, ठीक है। उससे भी ये डिफरेंट है, दूसरी चीज़ है दयालुता। आप कितने दयालु हैं, आप कितने काइंड हैं। तो काइंडनेस, काइंडनेस के कई सारे प्रकार हैं, बहुत सारे। आप लोग वहाँ जाकर के जब पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो काइंडनेस की डेफिनेशंस भी आएंगी। तो हमें काइंडनेस हमारे अंदर होनी ही चाहिए। ह्यूमन होने की निशानी होती है कि वो दयालु होता है, दूसरों पे उसे दया आती है। लेकिन क्या दया तक ही रहना है? नहीं, हमको एक्शन में भी आना है, यानी कॉम्पेशन तक आना है, उसके लिए कुछ करना भी है, तो उसको हम कॉम्पेशन कहते हैं, है ना। कई बार दया को तो हम लोग सिंपैथी बोल देते हैं, लेकिन सिंपैथी नहीं, उसको अनुभूति करना और साथ में उसके लिए कुछ करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है काइंडनेस। अब ये है कि कांट क्या बोलते हैं, इमैनुअल कांट क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलते हैं, ऐसी डेफिनेशंस आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी काइंडनेस के ऊपर किसने क्या क्या कहा है। तो 4-5 कोट जो है आप इकट्ठे कर लीजिएगा। बुक का नाम अगर काइंडनेस के ऊपर हो तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता यानी कि थैंक्स गिविंग। अगर किसी ने अच्छा किया है, किसी ने मदद की है, हेल्प किया है, तो थैंक्स देना बनता है, ग्रेटिट्यूड। तो ह्यूमन वैल्यूज में आता है, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। तो खास करके सबऑर्डिनेट्स, आपके बॉस अगर आपके लिए कुछ करते हैं, आपको छुट्टी देते हैं, तो दरअसल इंडिया में थैंक्स, सॉरी और इन सब का थोड़ा सा कम है चलन, है ना। दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा है, तो वो थैंक्स बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है। और क्या मिला है, किस बात का? सुबह उठ कर के इसी बात का धन्यवाद दे सकते हैं कि हम जिंदा हैं और मनुष्य के रूप में इस धरती पर हैं। तो हम प्रकृति, ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि हम मौजूद हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, ठीक है ना। बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है। जब एक स्टोरी आती है इसकी कि एक एसिड अटैक महिला, जिस पे एसिड अटैक हुआ था, ऐसी महिला जब बोलने के लिए खड़ी हुई, तो जैसे ही उसने मुंह से दुपट्टा हटाया तो लोगों ने देखा कि उसका चेहरा था ही नहीं, नाक वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने कहा कि मैं देख सकती हूँ, मैं महसूस करती हूँ, मैं चीज़ों को छू सकती हूँ, मैं गाने सुनती हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ। इंग्लिश बहुत अच्छी थी उसकी, वो जब बोल रही थी तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी, ग्रेजुएट थी वो इंग्लिश में। तो और मैं रिसर्च भी कर रही हूँ, रिसर्च फेलो हूँ, मेरी पीएचडी चल रही है और मैं इंजॉय करती हूँ। हम लोग अपने चेहरे को कितनी बार छू करके देखते हैं कि ये नाक है, ये हम दिन भर में कितनी बार देखते हैं, और इस चीज़ का ही थैंक्स बोल दें कि हमारे पास सब कुछ है जो उसके पास भी नहीं है, लेकिन वो खुश है, हैप्पीनेस। और हम लोग जो है इसी को बोलते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मैंने पहले भी शायद बताया था, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमेशा शिकायत भरे रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, पर हमारे पास एक अच्छा चेहरा है, हमारे पास नाक है, हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, हमारे पास चलने के लिए पैर हैं, सोचने समझने के लिए हमारे पास मस्तिष्क है।
तो थैंक्स देने के लिए क्या ये पर्याप्त नहीं है? शिकायतें तो आप हमेशा करते रहो, तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप डेफिशिएंसी सिंड्रोम से बाहर आए सबसे पहले, और थैंक्स देना सीखें। ग्रेटिट्यूड, इसी को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड के लिए कोई कुछ करेगा तब आप उसको थैंक्स बोलेंगे, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, वो जो यूएस में हमको लिफ्ट में अगर कोई मिलता था तो उसका स्माइल के साथ ही मिलता था। हेलो ऐसे बोलना ही होता था, हेलो गुड मॉर्निंग या कुछ उनको जो वो बोलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि वो भी खड़ा है और आप भी खड़े हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, ऐसा नहीं होता है। आपके पास ज़्यादा सामान है तो वो हाथ बटा देगा, आपका सामान ले लेगा। मेरे साथ 2 था सूटकेस, तो उसने होटल से जब नीचे आ रहे थे तो उसने उसकी पत्नी को सीढ़ियों से आने के लिए कहा, क्योंकि मेरे दोनों बैग उठाने के कारण लिफ्ट फुल हो गई थी। तो उसने मेरे दोनों बैग ले लिए और लिफ्ट में खड़ा हो गया और मुझे सबसे पहले अंदर आने को कहा और उसकी पत्नी को कहा कि आप सीढ़ी से आइए। आया समझ? तो ये हम कहाँ कर पाते हैं? तो ये जो भाव होता है मदद करने का भाव, तो उसका तो ये फिर हमारे अंदर भी वही ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम उनको थैंक्स कहें। ठीक है, तो वो होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा है वहाँ, इसीलिए वो सक्सेस है कई मामलों में। इसलिए हमारे लोग भी वहाँ रहना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं। ठीक है ना? तो ग्रेटिट्यूड। और तीसरा वाला है फॉरगिवनेस, माफ कर देना, छोड़ देना, माफ कर देना। गांधी जी का कोट है बहुत बड़ा प्रसिद्ध कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, कमजोर कभी भी माफ नहीं कर सकते। बहुत ताकतवर होना पड़े, स्ट्रांग व्यक्ति ही माफ कर पाते हैं। और यही बात भगवान महावीर ने भी बताई, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा किसका आभूषण है? वीरों का आभूषण है। फॉरगिवनेस। अगर अगर कोई दुश्मन है या हमारा अगर किसी ने बुरा किया है, तो कई बार हम इस प्रकार से सोचते हैं कि वो इस दुनिया में है ही क्यों? क्यों है वो इस दुनिया में? खत्म क्यों नहीं हो जाता उसका? कुछ इस तरह का बुरा क्यों नहीं हो जाता वो हमें दिखाई न दे? छोड़ते नहीं, माफ नहीं करते। कई बार हम कुछ नहीं कर सकते उसका, उसके बावजूद भी हमारे मन में उसके प्रति घृणा होती है, उसके प्रति हिंसा का भाव होता है। तो नॉन वायलेंस आपको मन से भी रहना पड़ेगा, अहिंसा मन में भी होनी पड़ेगी। इसलिए महावीर की अहिंसा थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी थी। इसलिए गांधी जी जो है वो उसी शुचिता की बात करते थे, प्रोबिटी की बात करते थे कि मन भी साफ होना चाहिए। मन से ही आपने उसको माफ कर दिया है, आपने मन से ही माफ कर दिया है। भगवान बुद्ध भी यही बात कहते थे। लेकिन भगवान बुद्ध और महावीर में अंतर है। भगवान बुद्ध का और गांधी का माफ करना ईगो वाला भाव है। हम माफ कर रहे हैं, हमने किया है, हम माफ कर दिया करते हैं, उसमें ईगो है। जबकि महावीर वाले में क्षमा मांगना, फॉरगिवनेस सीकिंग, उसमें वो सीख कर रहे होते हैं, यानी मांग रहे होते हैं। इसलिए एक छुट्टी होती है मिच्छामी दुक्कड़म की। जैन धर्म में जब पर्युषण का पर्व होता है तो अंतिम दिवस जो है वो सबसे क्षमा मांगते हैं, दिन भर छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेकर के दिन भर फोन पे और घरों पे जाकर के क्षमा मांगते हैं कि जाने अनजाने हमने शब्दों से, भावों से, हमारे मन में भी कहीं आपके खिलाफ कुछ आया हो, भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन हमारे मन में किसी दिन आ गया और हमको भी पता नहीं हो कि कब आया था, और हम नहीं चाहते थे तो भी आ गया था,
उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ कर दीजिए, मिच्छामि दुक्कडम। इसलिए भगवान महावीर वाली जो क्षमा, वहां वो क्षमा करना ही नहीं, क्षमा मांगना ज्यादा वीरता का काम है। ये उसमें ईगो एकदम खत्म हो जाता है, अहंकार का भाव ही नहीं रहता, क्योंकि आप तो क्षमा मांग रहे हैं। गांधी और बुद्ध क्षमा मांगना नहीं सिखाते, क्षमा करना सिखाते हैं। बात समझ में आई ना? गांधी और बुद्ध वाले से महावीर वाला ज्यादा श्रेष्ठ क्यों हो जाता है? क्योंकि महावीर क्षमा मांगने के लिए कहते हैं, अपने अनुयायियों से कहते हैं कि आप क्षमा मांगिए, आपसे गलती हुई होगी। ग्रेटिट्यूड तो है ही है वो सब। तो फॉरगिवनेस समझ में आ रहा है ना? क्षमा, केवल क्षमा के ऊपर इतना सारा बखेड़ा। तो एथिक्स में तो खींचतान होती है, पोस्टमार्टम होता है वर्ड्स का। दो प्रकार का फॉरगिवनेस होता है, एक डिसीजनल होता है, एक इमोशनल होता है। डिसीजनल फॉरगिवनेस एंड इमोशनल फॉरगिवनेस। डिसीजनल फॉरगिवनेस में आप अपनी इल विल को गुड विल के साथ में रिप्लेस करते हैं। आप जानबूझ करके डिसीजन लेते हैं कि आप माफ कर रहे हैं, आप डिसाइड करते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं। और कई बार व्यक्ति मजबूरी में, इमोशनल, उसको मालूम है कौन झमेले में पड़ेगा, भाग रहा होता है वो, इसलिए माफ करता है। कई लोग एफआईआर करते नहीं, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहते, इसलिए वो क्षमा कर देते। इमोशनल फॉरगिवनेस इसको बोलेंगे, इमोशनल फॉरगिवनेस। आप ताकतवर नहीं हो, आप मजबूरी में क्षमा कर रहे हो। जैसे आप अधिकारी हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डर जाएं और डरपोक अधिकारी हैं कि ये मैं रोज ऑफिस जाता हूं, कार में बैठता हूं, इस बीच में अगर इसने आकर कभी गोली मार दी तो, चाकू मार दिया तो, कार में बैठते बैठते, क्योंकि है तो बदमाश टाइप का आदमी, तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, सस्पेंड नहीं करता हूं। ये होगा इमोशनल फॉरगिवनेस। आपने क्षमा तो किया, उसको चेतावनी भी दे दी, लेकिन आप इतने ताकतवर हैं कि आप डरते ही नहीं हैं किसी से। आप बड़े बड़े गुंडों से भी नहीं डरते, जिन्होंने मर्डर कर रखे उनसे भी कभी नहीं डरे आप, और मरने से कभी आप डरते ही नहीं है। ऐसे में उसको बोलते हैं ठीक से काम क्या करो, सस्पेंड हो जाओगे, बीवी बच्चे भूखे मरेंगे तुम्हारे, क्षमा कर रहा हूं मैं तुमको, अकल नहीं है तुम में, आगे से ठीक से काम करना, ऐसा बोल के क्षमा करना। डिसीजनल, आपने डिसीजन लिया है कि मैं इसको क्षमा कर रहा हूं। दोनों में अंतर है, क्षमा करने का अंतर समझ में आया? डिसीजनल फॉरगिवनेस एंड इमोशनल फॉरगिवनेस, ठीक है। क्षमा उस भुजंग को शोभा देती है जिसमें गरल हो, ऐसा वो है ना उनकी पंक्तियां, कि जिसमें बहुत जहर भरा हो। वो अगर सांप मना करे कि मैं तुमको नहीं काटता, जाओ, तब बात बनती है। नॉन पॉइजनस स्नेक बोल दे मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, क्षमा करता हूं, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आप में ताकत होनी चाहिए क्षमा करने, लेकिन फिर वो भाव भी ना हो, ये महावीर हो जाएगा। महावीर में वो भाव भी नहीं आएगा। भगवान महावीर थोड़ा आगे निकल गए क्षमा के मामले में, फॉरगिवनेस में। और वो क्षमा मांगने की भी कहते हैं, कोई दूसरा धर्म क्षमा मांगने के लिए नहीं कहता। जैन धर्म, भगवान महावीर क्षमा मांगने की बात भी करते हैं। उसमें तो अहंकार बिल्कुल ही गल जाता है, आदमी बेच जाता है, क्योंकि क्षमा मांग रहे हो आप, तो ईगो जिस आदमी में होगा तो वो अहंकार को गला देना, अहंकार को बिल्कुल गला दिया, ईगो एकदम खत्म कर दिया। कुछ चीजें समझ में आई? ये हैं ह्यूमन वैल्यूज। उस लेवल की ह्यूमन वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो एथिक्स के पेपर के हिसाब से तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काफी मतलब सर्वगुण संपन्न हो जाएगा, हाँ, भगवान के इक्वल हो जाएगा वो तो। बहुत व्यक्ति निर्माण, इसी को बोलते हैं हम लोग व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण का पार्ट है। तो क्या क्या हो गया? काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, एंड फोर्थ ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी, इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। मानवीय गरिमा। मैंने आपको कई बार बताया कि यूएस में
उसका मनुष्य होना ही पर्याप्त है, बस उसके अलावा और कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। कल आपको एडम स्मिथ बता रहा था मैं कि एडम स्मिथ इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं। इगैलिटेरियन सोसाइटी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी तभी आ सकती है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी, फंडामेंटल राइट्स, ये फ्रीडम, ये सारी की सारी चीज़ें तभी एक्सरसाइज हो सकती हैं और फायदेमंद हो सकती हैं जब ह्यूमन डिग्निटी के हिसाब से ख्याल रखा जाता हो, या इगैलिटेरियन सोसाइटी, एडम स्मिथ के हिसाब से इगैलिटेरियन सोसाइटी। क्योंकि व्यक्ति के पास यदि खुद का घर होगा, खुद का खाना पीना है, उसका आत्मनिर्भर है, कमाई हो रही है उसको, ऐसा व्यक्ति अपना शोषण पसंद नहीं करेगा, वो किसी के तलवे नहीं चाटेगा, वो किसी के सामने झुकेगा नहीं। और सरकार को भी दो बात बताने लायक या अपने हिसाब से वोट देने लायक होगा, उसे मजबूरी में वोट नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी पॉसिबल है। अगर किसी के खेत पे 200 लोग काम करते हैं तो हो सकता है खेत का मालिक उन 200 लोगों से अपने हिसाब से वोट डलवाए, क्योंकि वो गुलाम हैं, बेगार करते हैं। तो वोट का डिसीजन, वोटिंग बिहेवियर बदल जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी के लिए इगैलिटेरियन सोसाइटी होना बहुत जरूरी। कई लोग बोलते हैं क्या हो गया, कैपिटलिज्म ऐसी जगह पर, जैसे यूएस है या और कोई देश है, किसी के पास जैसे एक मकान है और दूसरों के पास 20 मकान है, तो एक मकान होने से उसको 20 मकान वाले पे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो मकान में रहता है ना। इसलिए उसका वोटिंग बिहेवियर कहीं नहीं जाता, वो डेमोक्रेसी बनी रहती है, चाहे किसी के पास 20 मकान हो, क्योंकि वो तो सड़क पे नहीं है, उसके पास भी मकान है। लेकिन एक के पास 100 मकान है और एक के पास मकान नहीं है, तो डेमोक्रेसी प्रभावित होती है। इसलिए सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, केवल 2 लोगों का विकास नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? सभी लोगों के पास पैसा होना चाहिए, सभी लोगों के पास मकान होना चाहिए, सभी लोगों के पास नौकरी होनी चाहिए, सभी लोगों का परिवार खुशहाल रहे, सभी के बच्चे पढ़ रहे हों, सभी को इलाज ठीक से हो रहा हो। उसी को बोलते हैं समता मूलक समाज, उसी को बोलते हैं प्रजातंत्र, उसी को बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। और वही एडम स्मिथ ये बात कह रहे थे। उससे शांति आती है, सुरक्षा आती है, जिम्मेदार सरकार होती है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। अदरवाइज संपत्ति अगर कॉन्सेंट्रेट हो गई, 1 या 2 लोगों के पास हो गई, तो वो सत्ता चलाने के लिए जो चंदे की जरूरत पड़ती है, वो 1 या 2 लोग उसको पैसा दे देंगे। आम जनता से पैसे की जरूरत ही नहीं है, केवल 2 लोगों से पैसा ले लिया, उन्हीं के लिए फिर काम कर दिया। तो कमिटमेंट भी, अकाउंटेबिलिटी भी केवल 2 के प्रति, पैसा भी उन दोनों ने सरकार को पकड़ा दिया, जनता से पूछना ही नहीं। जनता में से कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होगा तो वो उन 2 के तलवे चाटने लग जाएंगे, उनके हिसाब से काम करने लग जाएंगे, सरकार भी उनके हिसाब से काम करने। तो डेमोक्रेसी नहीं होती, इसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। आगे समझ? तो मानवीय गरिमा भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, ह्यूमन डिग्निटी। आगे समझ? ऐसे में मानवीय गरिमा नहीं बचती। इसलिए 2 लोगों के लिए अगर सरकार काम करती है तो इसमें मानवीय गरिमा का हनन है, डिप्लीशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। वो डिप्लीट हो रही है, वो दिनों दिन गिर रही है। मूल्य समझ में आए? मानवीय मूल्य ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस में आना ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। तो आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। तो ये पॉलिटी में लिखने के लिए भी क्वालिटी बढ़ गई ना, एडम स्मिथ भी आ गया 21 में। अनटचेबिलिटी, उस अनटचेबिलिटी वाले में भी एडम स्मिथ ला सकते हो। डेमोक्रेसी का ऐसे अगर है, ऐसे लिख रहे हो या लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, तो वो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो कई जगह पर लिखने के लिए आपको मसाला मिल गया है। एथिक्स के पेपर का है ना, एथिक्स के पेपर का, लेकिन उधर भी काम आएगा। ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय जीवन की गरिमा, मानवीय गरिमा के साथ में, ह्यूमन डिग्निटी के साथ।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अनटचेबिलिटी जहाँ पे भी प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ पे भी मंदिर में जाने से मना किया जा रहा है, खाना खाने के साथ के लिए मना किया जा रहा है, या पानी पीने से मना किया जा रहा है, तो आप तो उसको इंसान ही नहीं मान रहे हैं। इंसान तो पहले मानना पड़ेगा ना उसको। तो यदि मैं आपको कोई मोबाइल अगर दिखाऊं और उससे कहूं कि इसकी कीमत क्या है, तो आप अपने अपने हिसाब से 30,000, 40,000, 50,000 कीमत बताएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरी कीमत क्या है, मेरी प्राइस बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब ह्यूमन जो होता है वो प्राइसलेस होता है, अमूल्य होता है। आ गया समझ? और जो अमूल्य होता है उसी का सबसे ज्यादा मूल्य होता है। आया समझ? क्योंकि उसका कोई मूल्य ही नहीं है। इसीलिए ह्यूमन डिग्निटी बहुत जरूरी है, उसकी गरिमा बहुत जरूरी है। ऐसे में यदि उसका अपमान होता है या उसको नीचा दिखाया जाता है या उसको बुरा महसूस कराया जाता है, तो ये सबसे खतरनाक चीज है, ये नहीं होना चाहिए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब उसी का हिस्सा है, ईगो। क्योंकि वो प्राइसलेस है, अमूल्य है, उसका मूल्य ही नहीं है। जिसका मूल्य होता है उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो अमूल्य है, इसलिए ह्यूमन ब्लड जो होता है वो अमूल्य होता है, उसकी कोई प्राइस नहीं लगा सकता। इसलिए उसको ऑर्गन डोनेशन होता है तो कोई बोलता है जिंदगी भर जिसने महिलाओं से नफरत की, अगर कोई महिला की किडनी से बचता होगा तो ले लेगा ना महिला की किडनी। महिला का हार्ट लगा देंगे तो पुरुष बच जाएगा। और वो बहुत ईगोइस्टिक था, उसने जिंदगी में कभी महिलाओं की इज्जत नहीं की, लेकिन वो तो ले लेता है, ब्लड भी ले लेता है, मुसलमान का भी ले लेगा, शेड्यूल कास्ट वाले का भी ले लेगा। जिसके हाथ का पानी नहीं पीता उसका शरीर में ब्लड धारण कर लेता है व्यक्ति। इसका मतलब ब्लड बहुत अमूल्य है, आंखें बड़ी अमूल्य है, किडनी बड़ी अमूल्य है, कीमत नहीं है उसकी। ये सब चीजें प्राइसलेस है। ह्यूमन बॉडी अमूल्य है, इसलिए उसकी इज्जत होनी चाहिए, गरिमा, मानवीय गरिमा। मैंने दोनों तरह के, मैंने केवल इमोशनल और धार्मिक उदाहरण नहीं दिया। नहीं तो हमारे यहाँ तो हम लोग गीत गाते हैं, मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार, गायत्री परिवार में। और तुलसीदास जी महाराज भी लिख के गए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ न गावा। बहुत ही बड़े भाग्य हमारे कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर। और सद ग्रंथनी गावा, जितने भी सदग्रंथ हैं, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, ये उसकी महिमा को गाते हैं, मनुष्य के शरीर की। उसी पे हमने गीत लिखा है, हमारे यहाँ गीत गाते हैं गायत्री परिवार में, मानव जीवन इस जगती का सर्वोत्तम उपहार, सारे मल विक्षेप हटाकर लो तुम इसे संवार। यानी जितने भी मल विक्षेप हैं, यही ईगो यानी फॉरगिवनेस लेके आइए, ईगो छोड़िए, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लेके आइए, काइंडनेस लेके आइए, ह्यूमन डिग्निटी को लेके आइए। अदरवाइज अगर आप ये नहीं लाते हैं तो वो मल विक्षेप हैं, यानी कि डर्टीनेस है, सारी की सारी गंदगी है, हटाइए उसको और लो तुम इसे संवार लो। पत 84 लाख भटक कर मनुष्य तन ये पाया, पूरा एक गीत है। पर मानव निज लक्ष्य भूल सपनों में भरमाया। इल्यूजन है ना ये तो, माया। इस माया में मैट्रिक्स है, पूरा माया है। मैट्रिक्स मूवी में यही तो बताया था, देखिएगा 3 पार्ट हैं उसके। फर्स्ट वाला तो देख ही लीजिए कम से कम, मैट्रिक्स।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा, न्यूरालिंक प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। सो कैसे न्यूरॉन के साथ में, मैंने बताया था कि नहीं आपको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से ही जुड़ करके वो मैट्रिक्स में चला जाता है, दूसरी दुनिया में। तो वो बोलता है, जो उसका मास्टर होता है, कि ये इल्यूजन है, ये मैट्रिक्स है। मतलब तुम वहाँ जो जिंदा थे, जहाँ से तुमको लाया गया है, वो अलग दुनिया थी, ये अलग दुनिया है, बट वो भ्रम है, ये भी एक भ्रम है, ये भी एक भ्रम है। माया जाल, मैट्रिक्स, हिंदी में मैट्रिक्स को माया जाल कहते हैं। तो मानव निज लक्ष्य भूल करके सपनों में भरमा, यानी माया जाल में, मैट्रिक्स में उलझ गया। लूसी मूवी देखोगे तो उसमें भी मिलेगा। उसी से हमारा जो ईस्टर्न मिस्टिसिज्म है पूरा, टाओइज्म, इंडियन मिस्टिसिज्म, हिंदुइज्म, और इसमें भी जो कॉस्मिक थ्योरी जो है हमारी, खास करके भगवान शिव की तांडव, और पूरा ब्रह्मांड जो है कैसे नृत्य करता है नटराज के साथ में, कण कण एक एक पार्टिकल नृत्य करता हुआ दिखता है। परमाणु डांस, एटॉमिक डांस पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, और वही एक दूसरे से बनते बिगड़ते, वही डांस की वजह से पूरी सृष्टि चल रही है। हमारा निर्माण हो रहा है, जीवों का निर्माण हो रहा है, जीव नष्ट हो रहे हैं, फिर से वही तत्व, पंच तत्व वापस मिल रहे हैं। तो एक प्रकार का ये डांस है, कॉस्मिक डांस है भगवान शिव का, नटराज का। ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, टाओ ऑफ फिजिक्स किताब बताई मैंने आपको, टाओ ऑफ फिजिक्स, मेटाफिजिक्स को जोड़ करके बनाई गई है, डीप इकोलॉजी, मेटाफिजिक्स। उससे आपको वो जो चल रहा है वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, सर्न की प्रयोगशाला में, मेगा एक्सपेरिमेंट, उसका भी एक झलक मिल जाएगा। गॉड पार्टिकल जो बोला है, सृष्टि की संरचना कैसे हुई, सृष्टि की संरचना का रहस्य समझ में आएगा। एक कॉस्मिक डांस है, ठीक है। अब ये मैंने तो इसको इससे जोड़ दिया, इसी को साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं, टाओ ऑफ फिजिक्स। फ्रिट्जोफ कापरा की बुक है, ऑनलाइन मिल जाएगी, PDF डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीफेस ही पढ़ लीजिए, कुछ नहीं तो शुरू के 2 पेज पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो मनुष्य का जन्म, हमारा कण कण जो है वो ईश्वर की संरचना, उसके निर्देशों पर नृत्य करता है। बट हम अगर भ्रम में चले जाएं तो, भूल जाएं तो, फिर हम कर्म खराब करने लगते हैं, खराब कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। इसलिए खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना। तो हमारे गुरुजी की पहली किताब है, मैं क्या हूँ, व्हाट एम आई, नीचे जाकर खरीदिए, व्हाट एम आई। इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी। खुद के बारे में जानना। अभी जो हमने गायत्री मंत्र बोला है ना, कई लोग इसको धार्मिक मंत्र मानते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र तो एक बहाना होता है। अगर आप गायत्री मंत्र सुबह बोलते हैं तो वाकई में आप खुद के बारे में जान रहे होते हैं, खुद की ताकत को महसूस कर रहे होते हैं। गायत्री मंत्र का मतलब अंतश्चेतना, अपने इनर कॉन्शियस से बातचीत करना। इसलिए हमारे यहाँ शांति कुंज में जो गायत्री मंदिर है, वहां लिखा हुआ है भटका हुआ देवता, और 5 शीशे लगाए हुए हैं, 5 मिरर हैं वहां। तो 5 को भटका हुआ देवता प्रणाम करो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसे लिखा। सच्चिदानंदोस्मि, मैं सच्चित आनंद ही हूं, मेरे अंदर ही सत है, मेरे अंदर ही चित है, मैं ही आनंद हूं, मैं ही हूं। तो खुद को ही प्रणाम करवाते हैं, मंदिर के अंदर ही खुद को प्रणाम करवाते हैं। मतलब तुम ही देवता हो भाई, आत्म देवता का साक्षात्कार, उसमें लिखा रहता है, हमारे गुरुजी की किताब है, आत्म देवता का साक्षात्कार, खुद ही गॉड हो। और यही बात भगवान बुद्ध कहते हैं, अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, कोई तुम्हें गाइड नहीं करेगा। सारी बातें एक ही है ना। तो भगवान बुद्ध का सारा मेडिटेशन इनर कॉन्शियसनेस को जगाने वाला है, जो खुद की अंतःचेतना को जगाता है। खुद से बात करो। आत्मबल सबसे बड़ी चीज है, आत्मबल का जागरण, खुद की ताकत को पहचानना।
कि आप क्या कर सकते हो। मोटिवेशनल टाइप लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है, वही कॉस्मिक डॉन्स, वही टाओ ऑफ फिजिक्स, वही मेटाफिजिक्स, वही डीप इकोलॉजी, वही आत्म साक्षात्कार, इनर कॉन्शियसनेस, सेल्फ कंट्रोल। यही सेल्फ कंट्रोल है। खुद से जीतना पड़ता है। भगवान महावीर दूसरों को थोड़ी जीता था उन्होंने, जितेंद्रिय हो गए थे, इंद्रियों को जीत लिया था, खुद को जीत लिया था, अपनी इंद्रियों पे काबू कर लिया था। भूख पे, सोने पे, जगने पे, बैठने पे, उठने पे, चलने पे, सब पे काबू कर लिया था। हम जैसा कहेंगे वैसा शरीर करेगा, इसलिए वो जिन कहलाए। जीत लेने के कारण जिन कहलाए, उसी से जैन बना। जैन शब्द उससे ही आया। और जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलते हैं जैन लोग। जिनेंद्र मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। और एक और नाम है जो हम लोग भगवान महावीर का पढ़ते हैं, निगंटनाथ पुत्र। हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, एंशिएंट हिस्ट्री में, निगंटनाथ पुत्र, निर्ग्रंथ, जिसकी सारी ग्रंथियां खुल गई है, जिसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं रही, यानी गांठ नहीं रही किसी भी प्रकार की, लोभ की, अहंकार की, मोह की, यानी ना कोई अट्रैक्शन बचा है, ना कोई एक्सपेक्टेशन बचा है, ना कोई ईगो बचा है, कुछ भी नहीं बचा, कोई ग्रीड भी नहीं है, ना नीड है, ना ग्रीड है, ना एक्सपेक्टेशन है, ना कोई एस्पिरेशन है, ना ईगो है, सब कुछ खत्म, निर्ग्रंथ। इसलिए उनका नाम था, पाली में उसको बोलते थे, निर्ग्रंथ को निगंठ बोलते हैं। पाली भाषा में सरल शब्द हो जाते हैं। पाली भाषा के शब्द जो हो जाते हैं वो बड़े सरल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो धर्म को धम्म बोलते हैं। जो रर्रा लगता है ना, धर्म, धर्म बोलने में कठिन लगता है, वो धम्म बोल देते हैं, धम्म। धम्मम शरणम गच्छामि, तो पाली भाषा का। निगंटनाथ पुत्र, उधर से ले लो, इधर से, इधर से लो। निगंटनाथ पुत्र, निर्ग्रंथ, ग्रंथि विहीन हो जाना, मन को कंट्रोल कर लेना। मन पर नियंत्रण ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मोक्षे। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मुक्ति, फ्रीडम मिलती है। तो सबसे पहले स्वयं से फ्रीडम, तो ये रेंज है उसकी, ह्यूमन वैल्यूज में सेल्फ कंट्रोल। और ये जो व्यक्ति ले आएगा तो फिर वो दूसरों से नफरत करेगा, अनटचेबिलिटी करेगा, वो तो बात ही खत्म हो जाएगी। यहां तो खुद से ही वो लगा हुआ है, खुद को ही कंट्रोल करने में लगा, दूसरे को कंट्रोल करना ही नहीं है। अधिशासन, इसलिए लिखा अधिशासन, खुद पे शासन, आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद पे ही शासन, अधिशासन। ठीक है, जब जनगण मन अधिनायक बोलते हैं ना हम, जनों को, गणों को, मनों को, जन गण मन, तीनों के ऊपर शासन करने वाला, तेरी जय हो। जो जनों पे शासन करता है, जो गणों पे करता है, जो मनों पे शासन करता है, मन पे भी शासन करता है, उसकी जय। हमारा नेशनल एंथम, यानी डेमोक्रेसी भाई, जनतंत्र, लोकतंत्र, मतलब हम ही आत्मार्पित करते हैं। संविधान को क्या किया था हमने? आत्मार्पित, खुद को ही दिया था। इस देश के वासियों ने संविधान लिख करके सेल्फ डिसिप्लिन खुद को दिया था, हमें दे दो। यानी हम सब मिलकर के इन फंडामेंटल राइट्स की घोषणा करते हैं। हम सब मिलकर के तय करते हैं कि हमारा एक राष्ट्रपति होगा, हम सब मिलकर के तय करते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, वो हमें गाइड करेगा जब भी हम भटकेंगे। और ये बात हमें कोई दूसरा नहीं कह रहा,
हम खुद ही तय कर रहे हैं और खुद ही नियम बना रहे हैं और अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों का शासन है। हमारे लिए है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। हमारा है, हमारे लिए है और हमारे द्वारा ही है। अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो वो कोई अलग नहीं है। ह्यूमन डिग्निटी कहाँ चली गई? ह्यूमन डिग्निटी डेमोक्रेसी में जाके अटकती है, इगैलिटेरियन सोसाइटी में जाके अटकती है। वो जाती है हमारे जनगण मन पर, वो जाती है हमारे सेल्फ कंट्रोल पर। सोशल कंट्रोल भी नहीं, सेल्फ कंट्रोल। सोशल पुलिसिंग नहीं। किसी पार्क में हम घूम रहे तो हम घूमेंगे कैसे, कहाँ घूमेंगे, कहाँ तक घूमेंगे, किसके साथ घूमेंगे, ये वहाँ कोई बूढ़े अंकल जी तय नहीं करेंगे जो वहाँ घूम रहे हैं, वो हम ही तय करेंगे। हमें कम कपड़ों में घूमना है या ज्यादा कपड़ों में घूमना, ये भी हम ही तय करेंगे। हम नंगे पैर घूमेंगे या जूते पहन के घूमेंगे, ये भी हम ही तय करेंगे। पार्क खुलने का समय 5 बजे है या 5:30 बजे है, तो 5:30 बजे घुसना है या 6 बजे या 8 बजे, ये भी हम ही तय करेंगे। क्योंकि पार्क यदि दिन में 12 बजे तक खुला रहता है और अगर हम 10 बजे जाते हैं तो कोई हमें ये नहीं कह सकता है कि अब आ रहे हो तुम। सोशल कंट्रोल, सोशल पुलिसिंग नहीं चलेगी, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि हमने खुद ने ही नियम खुद को अर्पित किए हैं। कुछ बात समझ में आई ना? कोई जेंडर के हिसाब से बात नहीं करेगा कि तुम लड़की हो, तुम उधर नहीं जाओगी, तुम शेड्यूल कास्ट के हो, तुम यहाँ पानी नहीं पी सकते, तुम इसमें मंदिर में दर्शन नहीं कर सकते, तुम ये प्रसाद नहीं खाओगे, तुम फलाना नहीं करोगे। कोई कुछ नहीं बोल सकता, किसी को कोई अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार ही नहीं है इस टाइप से किसी को निर्देशित करने का, गाइड करने का। ह्यूमन डिग्निटी। आगे बहुत जबरदस्त परिभाषा है। और यही राइट टू लाइफ में क्या है? लाइफ विद डिग्निटी। जीवन जीने का अधिकार किसके साथ है? मानवीय गरिमा के साथ। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। आ गया समझ? इसलिए अगर कोई बीमार आदमी का वीडियो बना रहा है, जैसे लता मंगेशकर का बीमारी वाला वीडियो आया था, ऋषि कपूर का आया था, कोई भी व्यक्ति हो, चूंकि वो मनुष्य है, मनुष्य शरीर में वो अंतिम समय में जद्दोजहद कर रहा है जिंदा रहने की, और अब वो मरने वाला है, तो ऐसे में कोई अगर उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पर या फेसबुक पर वायरल करता है तो ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है, मेडिकल एथिक्स के भी खिलाफ है। तो मेडिकल एथिक्स, एनिमल एथिक्स भी होते हैं। यहाँ तक कि जिस एनिमल को डिसेक्शन होने वाला है दूसरे दिन, उसको आप काटने वाले हो, एक दिन पहले तक उसको भूखा नहीं रखोगे, उसको बहुत तेज रोशनी में नहीं रखोगे, एकदम ज़्यादा अंधेरे में नहीं रखोगे जहाँ वो डर जाए। उसको बोलते हैं एनिमल एथिक्स। लेबोरेटरी के एथिक्स होते हैं। जिन चूहों पे, जिन जानवरों पे प्रयोग होते हैं उनके साथ भी आप क्रूरता नहीं बरत सकते, क्रूएलिटी। इसलिए समाज में जब जैसे कोई टुकड़ों में काटता है, फ्रिज में रखता है, सूटकेस में बंद करता है, ये आती ना घटनाएं, वो ह्यूमन डिग्निटी को हर्ट करने वाली क्रूएलिटी, क्रूरता की हदें पार हो गई। इसलिए पूरा मानव समाज हिल जाता है, खास करके ह्यूमन सारे हिल जाते हैं। ह्यूमन बीइंग जिनको हम इंसान कहते हैं वो हिल जाते हैं, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम शाकाहार की भी बात करते हैं तो इसलिए बात करते हैं कि मनुष्यता त्याग कर ही मांसाहार किया जा सकता है। गुरुजी ने लिखा है हमारे यहाँ, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो बचेगी नहीं ना मांसाहार करोगे तो। क्रूरता कर कैसे सकते हो? किसी को तड़पता हुआ खून को यदि आप देख रहे हो और फिर उसको पका करके खा रहे हो तो मानवता तो गई आपकी, तो इंसानियत तो खत्म ही हो गई। बहुत खतरनाक चीज है, उसका सीधा ह्यूमन डिग्निटी से लेना देना है। क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता, तो किसी दिन आप किसी इंसान को भी काटोगे, खून के फवारे छूटेंगे, तो आपको क्या फर्क पड़ना है? आपको तो आदत है, आपके हाथ कांपेंगे थोड़ी। ऐसा नहीं कोई शाकाहारी आदमी नहीं काट सकता मनुष्य को, वो एक अलग चीज है कि मांसाहारी मनुष्य को काटे। हो सकता है कई मांसाहारी
मेरे एक मित्र थे, वो बोलते थे मैं मांसाहार तो कर लेता हूं लेकिन मैं जानवर काट नहीं सकता। प्लेट में कोई भून करके दे दे, पका करके दे दे तो मैं खा लूंगा, लेकिन मुझे कोई कहे कि इसकी गर्दन काटनी है और फिर पका के खाना, तो ये काम मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा इसमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, मैं तुम खा तो लेते ही हो। लेकिन होते हैं ऐसे मनुष्य भी, क्या पता वाकई में हाथ कांपते होंगे उसके, हमने तो नहीं देखा। लेकिन ये तो अब ये सब ये यहां आकर के फैमिली वैल्यूज आ जाती हैं। कौन आ जाएंगे? फैमिली वैल्यूज। इसलिए मुसलमानों में आप देखोगे 99% लोग मांसाहारी मिलेंगे, लेकिन हिंदुओं में 99% मांसाहारी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। 60% मांसाहारी हैं हिंदू, 73% इस देश के लोग मांसाहार करते हैं, तो 18% पॉपुलेशन है मुसलमानों की, बाकी तो हिंदू ही हैं। ठीक है, तो हिंदू होना कोई शाकाहार मांसाहार की गारंटी नहीं है। पारिवारिक संस्कार कैसे हैं? मुझे मेरे फैमिली से मिला है, मेरा डिसीजन नहीं है शाकाहार। मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं शाकाहारी रहूंगा, मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि मैं शाकाहारी हूं, वो मेरी फैमिली ने डिसाइड किया। मुझे फैमिली से ये वैल्यूज मिली हैं, इसको बोलते हैं फैमिली वैल्यूज। अभी हम ह्यूमन वैल्यूज की बात कर रहे थे, अब आ गए हम फैमिली वैल्यूज। परिवार से मिलती है। एक कैसे, नाम तो मैं भूल गया उसका, 8-10 साल के 2 बच्चे एक मॉल में, एक बच्चा जाता है, छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ शॉपिंग के लिए, जब माँ बाप जाते हैं तो एक छोटे बच्चे को ले जाते हैं, 2.5 साल का बच्चा जिमी। वो 2.5 साल का बच्चा, यूरोप की घटना है, और 2.5 साल का बच्चा मॉल में जाता है, माँ भी उसकी उंगली पकड़ करके चल रही होती है। बाद में वो ऐसे ही शॉपिंग मॉल है जो जहाँ मिडिल क्लास फैमिली अपनी ग्रोसरी का सामान हर महीने का लेती हैं। वो लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो वो नॉनवेज में थोड़ा सा छांट रही थी कुछ, इतने में बच्चे का हाथ छूट गया। बच्चा जो है वो घूमते घूमते कहीं निकल गया। तो मॉल के बाहर पहले उसने कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स वगैरह देखी, तो वहाँ खा रहा था, फिर उनको खाते खाते बाहर निकल गया। वहाँ 2 बच्चे 8-10 साल के थे, वो टहल रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और सीधा कैनाल के वहाँ, नहर के वहाँ ले गए, और उसको पानी में डुबो कर देखा कि इसका सर फटता है कि नहीं। बार बार उसको डुबो रहे थे, बाहर निकाल रहे थे कि इसका सर फटता है कि नहीं। उसके बाद वो उस बच्चे को रेलवे ट्रैक पे ले गए, और वहां उन्होंने उसकी आंखों में गम डाला। रियल घटना है, सच्ची घटना है। गम डाला कि अगर गोंद डालते हैं आंखों में तो वो चिपकती है कि नहीं। फिर उन्होंने उसके नाखून निकाले कि इसमें कितना दर्द होता है। तो इस तरह से उन्होंने फिर पत्थर से कई बार सिर को कुचला, और ऐसा करके उसको बहुत बुरी तरीके से क्रूएलिटी के साथ उसको मार डाला और फेंक करके आ गए। पुलिस ऑफिसर्स भी अंदाजा नहीं, वो यही प्रोफेशनल जो फिरौती मांगते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उन्हीं क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे थे। पुलिस वाले भी उन्हीं पे उनका फोकस था। लेकिन जब सीसीटीवी देखा और वो पता चला कि वो 2 लड़के जो है वो इसको ले गए। मैं डलवा दूंगा उसका केस, ग्रुप में डाल देंगे। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो ग्रुप में मैं पूरा केस डाल दूंगा। पुलिस ने फिर स्टडी की कि ये 2 बच्चे जो ले गए, उसका पूरा पीछा किया, और वो सब तो उन्होंने उगल दिया, हम नहीं किया, ये किया। तो बाद में पता चला कि उनके माता पिता उनकी बहुत पिटाई करते थे, उन बच्चों की। और कई बार उसका पिता ये बोलता था कि मैं अगर तुमको पीटूंगा तुम्हारा स्कल फोड़ दूंगा, खोपड़ी फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी, ऐसा मारूंगा तुम्हारी खोपड़ी फूट के अलग हो जाएगी। और बहुत बुरी तरीके से पीटते थे। सोशलाइजेशन, फैमिली वैल्यूज। इसलिए जिन बच्चों की बचपन में बहुत ज्यादा पिटाई होती है,
वो या तो लीडर वीडर बनते हैं, मोदी भाग के गए थे, पिटाई विटाई करी थी शायद घर पे, तो ऐसे लीडर बन जाते हैं, बेवकूफ़ बनाने में माहिर होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, झूठ बोलने में माहिर होते हैं, धोखा देने में माहिर होते हैं, चालबाजियां करने में माहिर होते हैं, क्योंकि वो सीख जाते हैं। इस तरह से जो सीखते हैं सोशलाइजेशन, और या फिर वो बहुत बड़े क्रिमिनल बनते हैं, या तो लीडर बनते हैं या फिर क्रिमिनल बनते हैं। अच्छे हाथों में पड़ गए तो लीडर बन जाएंगे, अच्छे संगठन में चले गए तो लीडर बन जाएंगे, नहीं तो क्रिमिनल हो जाएंगे। तो जिनकी भी ज़्यादा पिटाई होती है या बहुत ज़्यादा, उन लोगों के अंदर यही भाव आता है, सोशलाइजेशन। फॉरगिवनेस भी परिवार से ही सीखता है, माफ करना भी परिवार से ही सीखता है। बच्चे ने कोई गलती की, माता पिता को मालूम है, बच्चे को भी पता है, और माता पिता कोई बात नहीं, तुम ध्यान रखना, आगे से मत करना, अभी तुमको पीट नहीं रहे हैं, समझो थोड़ा सा, क्या है ये ठीक नहीं है, इससे जेल जाते हैं, और भविष्य में अगर ऐसी गलती करते हो तो पुलिस पकड़ लेती है, तो फिर जेल ले जाती है। हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हम माता पिता हैं, हम तुमको पुलिस में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते तुम जेल जाओ। फॉरगिवनेस, क्षमा करने का भाव, तो बड़ा होकर के उसमें भी क्षमा करने का भाव आता है। और अगर उसकी छोटी छोटी बात पे भी भयंकर पिटाई हुई तो बड़ा होकर के वो भी दंड देता है फिर सबको। नेता है तो पार्टी से निकाल देता है, बिल्कुल बदला लेता है, सब नेताओं से बदला लेता है, सीबीआई भेजता है ना, ईडी का जांच करवाता है, मतलब छोड़ता ही नहीं, कतई नहीं छोड़ता, 1% नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको किसी ने छोड़ा ही नहीं बचपन उसके अंदर फॉरगिवनेस आया ही नहीं। माफ कैसे करते हैं? गांधी की संतानें अलग तरह से बात करती हैं। महात्मा गांधी फॉरगिवनेस का एग्जाम्पल है, छोड़ देते हैं। सुभाष चंद्र बोस छोड़ते नहीं थे, दोनों में झगड़ा यही तो था, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा ये सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये बहुत बढ़िया मौका है, इनके ऊपर वार करते हैं, तबीयत से ठीक कर देंगे इनको। सुभाष चंद्र बोस यही चाहते थे कि अभी ये फंसे हुए हैं, यानी कोई झुका हुआ है तो उसकी गर्दन काट दो, क्योंकि झुका हुआ तो है, अब इसको पता नहीं है, गर्दन काटना बहुत आसान है, वार भी अच्छा होगा, खड़ा होगा तो उसके ऊपर हाथ भी तिरछा रहेगा, ताकत लगाने में भी दिक्कत आती है। गांधी ने कहा नहीं, इसको खड़ा होने दो, फिर काटेंगे। महाराणा प्रताप यही करते थे, पृथ्वीराज चौहान यही करते थे, फॉरगिवनेस, माफ करते रहते थे। उसी ने एक दिन फिर पृथ्वीराज चौहान को मार डाला। तो उसी का एग्जाम्पल देते हैं कि माफ नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए दुश्मनों को। गांधी छोड़ते थे। अच्छा ये बताओ, गांधी अगर बच जाते गोली लगने से तो क्या नाथूराम गोडसे को फांसी होने देते? नहीं होने, वो माफ कर देते। यही तो विशेषता है गांधी की, इसलिए गांधी होना आसान नहीं है। गांधी होना आसान नहीं, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल माफ नहीं करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन जब चरम पे था, बिल्कुल सफल हो रहा था, तब उन्होंने कहा कि मेरी जनता तैयार नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अभी इनको नॉन वायलेंस का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, अभी ये सत्याग्रह का महत्व नहीं समझ पाए, अहिंसा क्या होती है ये अभी इनके अंदर गया नहीं है। ऐसे में देश आज़ाद भी हो गया तो ऐसे देश को मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मेरी जनता तो डेमोक्रेसी को संभालने लायक बने। ये तो थोड़ी सी बात पे भड़क गई, फॉरगिवनेस इसके अंदर है ही नहीं, क्षमा करना इनको आता ही नहीं है। अपने ही लोगों को जला डाला इनने। वो जो पुलिस वाले मारे गए थे चौरी चौरा में, वो तो इंडियन ही थे। तो ये तो वैसी और ऐसी भीड़ है, हिंसक भीड़ है। ऐसी हिंसक भीड़ आज़ाद हो गई तो एक दूसरे को काट के मार डालेंगे, तो हम आज़ादी में सरकार कैसे बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे, और देश को विकसित देश कैसे बनाएंगे? इसलिए हमें आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार के डिसीजन लेना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी से, फैमिली वैल्यूज से आया था, उनकी माँ से आया था। वैष्णव जन तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। काइंडनेस गांधी में कहाँ से आई थी? मदर से। मदर जो है नरसिंह मेहता का भजन गाती थी
और उन्हें सुनाती थी। मदर से ये वैल्यूज आई। मैं जो आपके सामने ये पढ़ा रहा हूँ आपको निशुल्क, ये मेरी मदर से आया है। मदद करने का भाव, सबकी मदद करना चाहिए जिस भी तरीके, आपके पास जो कुछ भी है वो दूसरे को देना चाहिए। मुझे कहाँ से मिला? मेरी मदर से मिला। फैमिली वैल्यूज, गायत्री परिवार से मिला। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ये शांति कुंज हरिद्वार से मिला, गायत्री परिवार से मिला, मदर से मिला। दूसरों की मदद करना चाहिए। फैमिली वैल्यूज गांधी को मिला था, बुद्ध को उल्टा मिला था। बुद्ध को भटकाने की कोशिश की गई थी, तो 4 चरण उन्होंने जिंदगी के देखे थे ना अलग अलग, तो समझ में आ गया था कि दुख से मुक्ति जो है ऐसे नहीं होगी। दुख से मुक्ति के लिए अलग मार्ग है। और फिर वो संन्यास के मार्ग पे निकले थे, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर। भगवान महावीर को भी ऐसे ही प्रेरणा मिली। तमाम तीर्थंकर जितने भी हैं, 24 तीर्थंकर, उन सब की कहानियां ऐसी है, जीवन परिवर्तन वाली कहानियां। आत्मबोध, युग बोध, युग का बोध हो जाना, आत्म का बोध हो जाना, खुद का। तमाम महापुरुष जितने भी हैं, स्वामी विवेकानंद से लेके सबने आत्म जागरण ही किया था। फैमिली वैल्यूज 2 जगह से आती है, गुरु से और परिवार वालों से। सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो आपको कहानी बताई कहाँ से हुआ, उसमें क्रूरता, क्रुएलिटी कहाँ से आई, हिंसा की भावना कहाँ से आई? फैमिली से। फैमिली में ऐसा होता था तो ऐसा। इस वजह से हम क्रिमिनल्स, अगर बच्चों की ठीक से परवरिश नहीं करते हैं, तो ये वाला लेक्चर तो पेरेंट्स को भी सुनना चाहिए ना सभी। बच्चों की अगर ठीक से परवरिश नहीं होगी तो आप क्रिमिनल पैदा करोगे सोसाइटी में, या फिर ऐसे राजनेता पैदा करोगे भस्मासुर जैसे, जो सब कुछ नष्ट कर देंगे, आपका बनी बनाई व्यवस्था को नष्ट कर देंगे। एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी तैयार करेंगे जो है नहीं, स्कार्सिटी तैयार कर देंगे वो, और आप उलझते रहो जीवन संघर्षों में, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समझदारी की कमी है। पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, साइंस एंड टेक में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, तभी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो पाता है। तो साइंस ग्रेजुएट तो कम से कम होना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ साइंस ग्रेजुएट हैं, इसलिए उनके डिसीजन डिफरेंट है। योगी आदित्यनाथ जो हैं साइंस ग्रेजुएट है, मैथमेटिक्स से फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट लेकर के उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप उनके डिसीजन देखेंगे काफ़ी अलग है, काफ़ी प्रैक्टिकल है। वो तो उस मठ से बंधे हुए हैं, इस वजह से थोड़ा सा मुझे काफ़ी वैज्ञानिक लगता है उनका, काफ़ी सारी डिसीजन। कुछ चीज़ें जरूर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती हुई लगती जरूर है हमको, लेकिन देखा जाए तो ये काम वो एक डीजीपी की तरह या पुलिस ऑफिसर की तरह कर रहे हैं। एनकाउंटर तो पुलिस का काम है। अगर मान लिया जाए कोई ऐसा एनार्किस्ट पुलिस वाला होता और डीजीपी होता तो वो भी अपनी फौज को छूट दे देता। यहाँ मुख्यमंत्री छूट दे रहा है, तो वो कोई इतना बड़ा उस तरह का नहीं है। और टारगेट किलिंग भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि केवल मुसलमानों को ही चुन के मार रहा हो। दुबे मारा गया था, है ना, ऐसा तो है नहीं कि केवल मुसलमानों को मार रहा। वो तो सब क्रिमिनल को निपटाते हैं। वो यहीं से बोल रहा था उज्जैन में जब पकड़ा गया। मैं कौन सा दुबे था वो, हाँ विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। जोर से बोला, उसको मालूम है मैं पहुंचूंगा नहीं वहां तक उसको पक्का पता था, इसलिए तो महाकाल की शरण में गया उज्जैन में। और उसको पक्का दुबे सरनेम से कुछ नहीं होता, ब्राह्मण होने से कुछ नहीं होता, बाबा जी खतरनाक है। तो सॉलिड है, मुझे उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट पसंद है, ठीक है। लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं रूल ऑफ लॉ के हिसाब से, वो एकदम पुलिस को न्यायालय का काम नहीं करना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें वो बायस नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, चुन चुन करके उस तरह से नहीं मार रहा आदमी, इसलिए उसका ठीक है। वो कुछ हद तक ठीक है। कुछ अब जब होता ही है, गेहूं के साथ गुण पिसता है और कुछ गड़बड़ होती है, वो सब बहुत सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन जैसा डिसीजन तो नहीं है उसका कोई।
जीएसटी जैसा डिसीजन नहीं है ये, इस टाइप के उठपटांग लॉकडाउन के डिसीजन नहीं है। तो काफ़ी हद तक ठीक है। उनका मॉडल अभी कल परसों फ्रांस में याद किया जा रहा था, जब फ्रांस में वो दंगा फैल रहा और इमैनुअल मैक्रोन रोक नहीं पा रहे तो बोले बाबा जी होते तो यहाँ ठीक कर देते। तो वहाँ उनको याद किया जा रहा है फ्रांस में, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है खुलेआम गाड़ियाँ जला रहे हैं और फ्रांस का राष्ट्रपति भी कुछ नहीं कर पा रहा है और सब कुछ तमाशा हो रहा है। तो उनने कहा वो तो डर लगता है वहाँ। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब एक तरह का ये भी होना चाहिए ना कि डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। उससे मुसलमान को भी फायदा है, ऐसा नहीं वो मुसलमानों को दुश्मन है। अगर मान लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाता है, यूपी में कोई फैक्ट्री नहीं लगाता, क्योंकि उनको मालूम है रात को 8 बजे बाद निकलने से डर लगता है। मैं ले गया था हमारे यहाँ से एक टीम, लड़कियां भी थी, उसमें 6-7 लोग थे एग्जाम दिलाने के लिए यूपी पीसीएस का। आज से 20 साल पहले, 20 साल पहले यूपी पीसीएस दिलाने के लिए जब मैं इटावा में हम रुके गायत्री मंदिर में, और वहीं हमारा डेरा डला रुकने का। फिर बाद में एसटीडी पे कॉल होता था, पहले एसटीडी की दुकान पे जाना पड़ता था जहाँ एसटीडी की शॉप होती थी, तो वहाँ से फिर कॉल करते थे। तो हमारे यहाँ से कुछ लड़कियाँ निकल करके वो अपना, हम लोग तो बहुत शांत क्षेत्र से आते थे जहाँ रात को 2 बजे भी घूम सकते हैं, सड़क पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वहाँ वो रात को 7 बजे सड़क पे निकल गए और कि घर वालों को फ़ोन करने जा रहे हैं। तो मेरे पास आए वो गायत्री मंदिर के जो मैनेजर थे, प्रबंधक थे, दौड़ के आए, वो लड़कियां कहाँ गई? मैंने कहा कहीं फ़ोन करने गई है शायद। अरे उनको बुलाओ, ऐसे थोड़ी जाते हैं। यहाँ आपने देखी कि स्टेशन से आते समय कभी कोई लड़की देखी रोड पे, कोई महिला दिखी थी? मैंने कहा हाँ, हमने गौर नहीं किया है इतना। बोले होता नहीं है ऐसा, ऐसे जाते नहीं कोई उठा ले जाएगा। बोले लेके आओ उनको। बहुत मुश्किल था, गजब के दौर थे वो। बिहार में मैंने बताया 2004 या 5 की घटना, सुबह 5:30 बजे स्टेशन पे भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे भी मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ गायत्री मंदिर पे ही रुकता हूँ। गायत्री मंदिर वालों को ही फ़ोन कर देते हैं, भाई हम आ रहे हैं, हम तो गायत्री परिवार के हैं। तो परिवार लिखा हुआ है ना, तो हम तो गायत्री मंदिर जिस शहर में है वो हमारा घर है, हम तो वहीं रुकते हैं। तो हमने फ़ोन किया गायत्री मंदिर पे, हम आ गए, यहाँ स्टेशन पे खड़े हैं, सुबह का 5:30 बज रहा है, तो क्या आ जाएं आपके यहाँ, मतलब गायत्री मंदिर पे नहा धो लें, कुछ खा पी लें। तो बोले नहीं, आपको वहाँ भीड़ नहीं दिख रही? मैंने कहा हाँ, भीड़ तो दिख रही है। बोले इन सब का घर भी इधर ही कहीं आसपास ही है, कोई जा नहीं रहे हैं, मतलब सुबह जब हो जाए, उजाला हो जाए अच्छे खासा, तब निकलिए, नहीं तो रिक्शा वाला भी मार देता है। तो ये सब थे बिहार, यूपी, खतरनाक था, हिंसा सब। वहाँ से निकल करके ये सब आप देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं ये सब। तो रोजगार आएगा ना भाई, लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस चलेंगे, फैक्ट्रीज डलेंगी, तो मुसलमान को भी जॉब मिलेगा। ऑटो का जॉब वो करता है, और सारे मुसलमान तो खराब नहीं होते, लेकिन 3-4 मुसलमान भी खराब है 100 में से। और अगर वो क्राइम करते हैं तो 95 मुसलमानों को रोजगार में फ़र्क पड़ता है। 95 जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अपने बच्चों को पालना चाहते हैं और ऑटो चलाना चाहते हैं, उन सबको शंका की निगाह से देखा जाता है। और व्यवस्था जब सुधरती है, क्रिमिनल जब जेल जाते हैं, बदमाश आदमी जब डरता है, तो सुधार आता है। तो सुधार का फायदा सभी को मिलता है, सभी के परिवार चलते हैं, सभी की शिक्षा आगे बढ़ती है ना, समझिए। तो उसका एक नेगेटिव मीनिंग नहीं निकालना चाहिए कि वही सब है, उसका फायदा भी मिलता है। अच्छी व्यवस्था का, अच्छे अनुशासन का, अच्छी गवर्नमेंट का डिसिप्लिन जब आता है, तो फिर आपका अगर 7 बजे मार्केट बंद नहीं होता और 11 बजे तक मार्केट बंद होता है, तो आपका टोटल सेल बढ़ेगा, तो व्यापारी की इनकम बढ़ेगी, और वो मुसलमान व्यापारी की भी बढ़ेगी। अगर वो अपनी कोई दुकान लगा के बैठा है तो उसको भी फायदा होगा। पूरा मार्केट चलेगा तो सबको फायदा होगा। हिंसा से किसका फायदा होना हुआ है? और सही आदमी को डरने की जरूरत क्या है, भागने की भी जरूरत क्या है? जिसने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रखा है, तमाम मकान बना रखे हैं, तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, ठीक है ना। बट सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि किसी जाति को टारगेट कर रहे हैं, किसी धर्म को टारगेट कर रहे हैं, उसको टारगेट नहीं करना है। क्राइम को टारगेट कर सकते हैं। क्राइम को यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके साधन अनुशासन स्थापित करने के काफ़ी हद तक सही हैं। लेकिन पूर्वाग्रह तो होते हैं ना अधिकारियों में, यही तो हम बता रहे हैं आपको कि आपको निष्पक्ष होना होगा, इम्पार्शियल होना होगा, इम्पार्शियलिटी, ठीक है। तो मुझे लगता है संतुलित रहा है
और काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो फैमिली वैल्यूज़ तक ले जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं फैमिली वैल्यूज़ में भी जो हम लोग परिवार वालों को सिखाते हैं। काइंडनेस, यही मैंने बताया, कॉम्पैशन सिखाते हैं, लव सिखाते हैं, प्यार करना लोगों के साथ। कई लोग छुआछूत नहीं करते, माता पिता छुआछूत नहीं करते। उनके यहाँ शेड्यूल कास्ट की महिला या पुरुष कोई काम करने आता है तो उनको भी वो खाना देते हैं अपने हाथ से, वही खाना देते हैं जो वो खाते हैं, बेकार वाला ख़राब वाला खाना नहीं देते। तो बच्चे भी सीखते हैं कि इनको ख़राब खाना नहीं देना है। जब उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी मान लिया जाए ये सीख के नहीं आई, तो लड़का बताता है, लड़की बताती है, हमारे यहाँ तो हमारी मदद अच्छा खाना देती है नौकर को, जिनको हम सर्वेंट्स कहते हैं, नौकर कहते हैं, उनको अच्छा खाना देते हैं। आप ये ख़राब वाला क्यों देते हो, पुराना वाला क्यों देते हो, इसको तो हम भी नहीं खा सकते, ये कैसे खाएंगे। तो पति अगर अच्छे परिवार से सीखा हुआ है तो वो समझाएगा पत्नी को, पत्नी अगर वहाँ से सीख के आई तो वो पति को समझाएगी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे एक व्यक्ति जब सुधरता है तो दूसरे परिवार के लोग भी सुधरते हैं, आपस में एक दूसरे से रिश्ते होते हैं। तो सोशलाइजेशन, फैमिली वैल्यूज़, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए शांति पाठ करते हैं। मुझे लगता है होमवर्क मिल गया होगा आपको, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड फैमिली वैल्यूज़। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंद्या माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की